नमस्कार। मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। रोज हम बात करते हैं राजनीति की, क्या उठापटक चल रही है, कौन मुख्यमंत्री बन रहा है, कौन चुनाव जीत रहा है, किसने क्या कहा, तमाम बातें करते हैं। लेकिन आज हम इससे हटकर कुछ बात करेंगे और बात करेंगे देश की हालत क्या है। तमाम तरह की बातें होती है कि भारत विश्व गुरु बन गया है, भारत विश्व बड़ी महाशक्ति बन रहा है और बड़ी तेजी से ग्रोथ कर रहा है, इकोनॉमी की रफ्तार बहुत अच्छी है, सेंसेक्स लगातार ऊपर जा रहा है, शेयर बाजार में खूब पैसा आ रहा है, कंपनियों के पास पैसा आ रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे पैमाने हैं जिनको हम लगातार पढ़ते सुनते रहते हैं। इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, इकोनॉमी का आकार बढ़ रहा है, हम वर्ल्ड की टॉप 3 इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, 3 ट्रिलियन को पार कर चुकी है इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन की बातें हो रही है। और पिक्चर पूरी इस तरह से बनाई जा रही है कि देश तो हालात बहुत अच्छे हैं, बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है, हम चीन से आगे निकल जाएंगे, चीन की जगह कंपनियां भारत में आ रही हैं, वगैरह वगैरह कई तरह की बातें हो रही है। हकीकत क्या है? एक रिपोर्ट सामने आई है। वो रिपोर्ट ये कहती है कि भारत के अंदर 74% लोगों के पास पौष्टिक खाना खरीदने की हैसियत नहीं है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि पौष्टिक खाना खरीद कर खा सकें। ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र संघ की है। संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन AFO ने ये रिपोर्ट जारी की है। स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन 2023 शीर्षक से ये रिपोर्ट जारी हुई है। और इस रिपोर्ट का कहना यह है कि 74% लोग सेहतमंद खाना खरीदने में परेशानी का सामना कर रहे हैं, यानी वो सेहतमंद खाना या पौष्टिक खाना नहीं खरीद पा रहे हैं। यानी हर 4 में से 3 लोग पौष्टिक खाना खरीदने की स्थिति में नहीं है। आगे इस रिपोर्ट में बताया गया इसका कारण यह है, ये 2021 तक की स्थिति पर ये रिपोर्ट है और उसमें कारण ये बताया गया है कि जिस तेजी से कीमतें बढ़ रही है उसकी तुलना में आय नहीं बढ़ सकी है। यानी कीमतें तो ऊपर जा रही है पर लोगों के पास खरीदने के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि उस रफ्तार से वो कमा नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो ढंग का खाना नहीं खरीद पा रहे हैं। ये तब स्थिति है जब हम लगातार ग्रोथ की बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। तो आखिर ये रिपोर्ट क्या है, इसका कितना महत्व है और ये स्थिति क्यों बनी है, इसको समझने के लिए हमने बात की है। मैं आपको उनसे परिचय कराता हूँ। बजट अध्ययन संस्थान है बार्क, उसके डायरेक्टर हैं निसार जी। निसार जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। निसार जी, पहले थोड़ा सा बार्क के बारे में बता दें, हमारे दर्शकों को समझा दें कि बार्क क्या काम करता है, फिर हम आगे की बात करेंगे। जी जी, धन्यवाद नवीन जी। बजट एनालिसिस एंड रिसर्च सेंटर BARC, बजट अध्ययन एवं अनुसंधान केंद्र, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं। ये एक छोटा सा रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग अलग मुद्दों पे, जो सामाजिक सरोकार के मुद्दे हैं, सोशल डेवलपमेंट से जुड़े हुए, सामाजिक विकास से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन पे रिसर्च करता है, बजट एनालिसिस करता है, सरकार का पॉलिसी का एनालिसिस करता है कि सरकार की जो नीतियां हैं उनका दिशा क्या है, उनकी उनके उनका प्रभाव क्या है, और साथ ही जो गवर्नमेंट के स्कीम्स चल रहे हैं, प्रोग्राम चल रहे हैं, डेवलपमेंट से रिलेटेड, सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड, सामाजिक सुरक्षा से, विकास से, सामाजिक विकास के जो नीतियां हैं, के जो कार्यक्रम हैं, उनका किस तरह से क्रियान्वयन हो रहा है, उनमें क्या कितना प्रभाव है उनका, क्या कमी है अगर कोई, तो उस पे अध्ययन करना, और सरकार के साथ लगातार बातचीत में रहना, एंगेज करके रखना, सरकार के साथ अपने फाइंडिंग्स को शेयर करना, ये काम हम लोग करते तो निसार जी, ये हैं। जिस रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, आज करने वाले हैं, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की जो खाद्य और कृषि संगठन की रिपोर्ट है। और ये जी जी। रिपोर्ट भी बता रही है ये संगठन का क्या काम है, किस तरह की रिपोर्ट है ये। पहले थोड़ा सा रिपोर्ट के बारे में ब्रीफ कर दे, इसका महत्व क्या है। तो ये संयुक्त राष्ट्र का एक संगठन है, खाद्य एवं कृषि संगठन इसका नाम है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो संयुक्त राष्ट्र के अलग अलग जैसे विशिष्ट संस्थाएं हैं, विशिष्ट उनके ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन है,
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो अलग अलग मुद्दों पे उनके यूएन के अलग अलग संगठन हैं। बच्चों और महिलाओं के लिए यूनिसेफ है, फिर सिर्फ विशेष रूप से सिर्फ महिलाओं के लिए यूएन वीमेन है। तो इस तरह के कई सारे उनके अंग और संस्थाएं हैं, संगठन हैं उनके अंदर, जो काम करते रहते हैं अलग अलग मुद्दों पे। पर्यावरण के लिए भी अलग है, डेवलपमेंट के लिए यूएनडीपी है। तो उसी तरह का एक ये संस्थान है जिसका नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और ये चूंकि फूड और एग्रीकल्चर पे है, तो ये एक न्यूट्रिशन, फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन पे ये रिपोर्ट हर साल निकालते हैं, जो एक यूएन का ऑफिशियल एक रिपोर्ट है, जो बताता है कि पूरे दुनिया में मतलब कृषि की क्या स्थिति है। कृषि को देखना इसलिए जरूरी है कि उत्पादन, भोजन का उत्पादन की क्या स्थिति है, और साथ में लोगों की खाद्य सुरक्षा कितनी है, लोग कितने फूड सिक्योर हैं, और लोगों के न्यूट्रिशन की, जो बोलते हैं पोषण की क्या स्थिति है, बच्चों के पोषण की क्या स्थिति है। तो ये उस पे रिपोर्ट निकालता है। जाहिर है ये सरकार सभी देशों से आंकड़े इकट्ठा करके और उनको एक जगह करके और ये रिपोर्ट बनाई जाती है। ये जो रिपोर्ट बता रही है तो वाकई में बड़ी चिंताजनक स्थिति है कि 2021 की स्थिति बता रहा है कि 100 करोड़ से ज्यादा लोग ढंग का खाना खरीदने की स्थिति के अंदर नहीं है। ऐसे क्या क्या मतलब है इसका कि इसका मतलब ये है कि जो हमारा भोजन है, वो भोजन पूरी तरह से पौष्टिक होना चाहिए, जो हमारे शरीर की जरूरतें हैं, हमारे काम के हिसाब से, हमारे रहन सहन के हिसाब से और पर्यावरण के हिसाब से, उनको पूरी तरह से सारे पौष्टिक जो तत्व जरूरी हैं शरीर को, वो मिले। तो इस प्रकार का हमारा भोजन होना चाहिए, जो हम पहले भी हमारे यहाँ भी जिसके बारे में बात होती है कि एक संतुलित भोजन, संतुलित आहार जरूरी है, उस प्रकार का अगर भोजन की बात करें, तो ये रिपोर्ट का ये मानना है कि जो ज्यादातर जो परिवार हैं देश में, वो अफोर्ड नहीं कर सकते उस तरह के फूड को। ये जो उनको वो उसको खरीदने का क्षमता, उनका आर्थिक क्षमता के बाहर हो जाता है। तो जो फूड सिक्योरिटी है, खाद्य सुरक्षा है, उसका जो परिभाषा है, उसको जो समझ है, वो ये है कि भाई एक तो खाना उपलब्ध हो, अनाज, सब्जियां, जो भी लोग खाते हैं, अंडे, मांस, मछलियां, वो उपलब्ध हो, मतलब उनका उत्पादन हो रहा हो। दूसरा, उसको खरीदने की क्षमता हो लोगों में, क्रय क्षमता हो। तीसरा ये कि शरीर हमारा ऐसा हो, स्वस्थ हो, कि जो हम खाएं खरीदने के बाद, उसको वो पौष्टिक आहार में उसको पोषक तत्वों में बदल सके शरीर हमारा, उसको डाइजेस्ट करके, उसका पाचन करके, और वो शरीर में हमारे जाए। और चौथा ये है कि ये तीनों स्थितियां लगातार बनी रहें, क्योंकि कभी कभी ये भी हो सकता है कि ये स्थितियां किसी कारण से प्राकृतिक आपदा और कुछ ऐसे कारणों से वो टूट सकती हैं। तो उसमें पहला जो चीज है कि उत्पादन हो। उत्पादन तो हो सकता है कि है, लेकिन और भी चीजें हैं कि खरीदने की क्षमता लोगों की कम होती जाती है। और वो खरीदने की क्षमता कम होने के कई कारण हो सकते हैं। लोगों के आय कम हो जाए, या ये भी हो सकता है कि महंगाई बढ़ गई, लोगों की आय नहीं बढ़ी उस अनुपात में, तो वो अब पहले से कम खरीद पा रहे हैं। तो ये दोनों ही कारक हो सकते हैं। और आय नहीं बढ़ेगी, कम रह जाएगी, या या लोगों की आय बंद हो जाएगी, वो फिर हमारे रोजगार से जुड़ा हुआ है। तो कई सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसा कि रिपोर्ट जो बता रही है, रिपोर्ट के अनुसार भारत में 74% लोग अभी इस स्थिति में कि खाना ढंग से नहीं खरीद पा रहे। पाकिस्तान में और भी बुरी स्थिति है, वहाँ 82% लोग ऐसे हैं जो ढंग का खाना नहीं खरीद पा रहे। लेकिन बांग्लादेश में स्थिति अच्छी है, वहां पे सिर्फ 66% लोग इस तरह के हैं। बात हम इकोनॉमी की करते हैं, कई तरह की बातें होती है कि बहुत तेजी से इकोनॉमी ग्रो कर रही है, हमारी स्थिति पाकिस्तान से बहुत अच्छी है, बांग्लादेश से भी शायद अच्छी है, इस तरह की बातें करते हैं। चीन से हम मुकाबले की बात कर रहे हैं, यूरोप की जो इकोनॉमी है, यूरोपीय देशों की, उनके से मुकाबले की बात कर रहे हैं। लेकिन रिपोर्ट जो बता रही है और जो हम सुनते हैं, उसमें तो काफी अंतर नजर आ रहा है। जी हाँ, जो
हम जो दो दो बातें होती हैं, एक होता है कि अर्थव्यवस्था का आकार कितना है, और दूसरा होता है कि वो फिर कितनी तेजी से बढ़ रहा है साल दर साल। तो जहां तक आकार की बात है तो हमारे तो ये दोनों के आंकड़े हमारे बहुत अच्छे हैं, है ना। लेकिन एक तीसरी बात यह है कि भाई हमारी आबादी कितनी है, और उन देशों की आबादी कितनी है, चीन को छोड़ दें अगर, तो बाकी देशों की जो टॉप 10, जो दुनिया के सबसे 10 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनकी आबादी कितनी है और हमारी आबादी कितनी है। चीन हमारे बराबर है आबादी में, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था भी हमसे कई गुना बड़ी है। तो तो बात यह है कि अगर हम ये बोलते हैं कि हमारी आबादी, हमारी अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है, तो ठीक है, 3 ट्रिलियन डॉलर, अमेरिकी डॉलर के बराबर से थोड़ी बड़ी है हमारी अर्थव्यवस्था। लेकिन उदाहरण के लिए 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था जो छठे नंबर पे है, यूनाइटेड किंगडम, उसका भी है। हमारा 3 ट्रिलियन से हमारा उनसे थोड़ा ज्यादा ही है। तो 7वें नंबर पे जो है अर्थव्यवस्था फ्रांस, वो भी 3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। लेकिन अगर उनकी प्रति व्यक्ति आय देखें तो भारत की प्रति व्यक्ति आय 2610 डॉलर है एक साल में, और इंग्लैंड की प्रति व्यक्ति आय 48,000 डॉलर है एक साल में। और हमारे बराबर इकोनॉमी है 3 ट्रिलियन की फ्रांस की, तो फ्रांस की आय, प्रति व्यक्ति आय 46,000 डॉलर है एक साल में। तो प्रति व्यक्ति आय में हम काफी पीछे हो जाएंगे। तो अर्थव्यवस्था का जो आकार है, और प्रति व्यक्ति आय भी औसत है, वो भी बहुत कुछ नहीं बताता, क्योंकि किसी का बहुत ज्यादा है और किसी का बहुत कम है, तो औसत जो है वो ज्यादा हो सकता है। तो लेकिन औसत, उस औसत में भी हमारी अर्थव्यवस्था, तो ये जो बात है कि हमारी अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी हो गई, इसलिए हमारे देश में सब लोग खुशहाल हो गए, या सब लोग को भरपेट भोजन, मतलब भरपेट भोजन तो काफी लोगों को मिल रहा है, लेकिन वो पूरा पौष्टिक भोजन जैसा, संतुलित भोजन जैसा होना चाहिए वैसा मिलने लगेगा, ये थोड़ा अतिशोक्ति हो जाएगी ये सोचना। ये हमें समझना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट में। तो हमारी आबादी भी तो ज्यादा है जब हमारी अर्थव्यवस्था का आकार ज्यादा है। तो अब रही बात की जो और इनको हम अपने दूसरे चीजों से भी देख सकते हैं, जैसे हमारे एनएफएचएस के जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि हमारे यहाँ एनएफएचएस एक हर 4-5 साल में एक होता है सर्वे, जो जिसको पोषण पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सर्वे माना जाता है देश के अंदर, कि वो देश के अंदर पोषण की स्थिति को बताता है। और उसके हिसाब से पोषण को जो 2-3 तरीकों से माना जाता है, उसमें कुछ तरीके में, 2 तरीके में हमारे यहाँ कुपोषण कम हुआ है, लेकिन एक तरीके में हमारे यहाँ कुपोषण उतना कम नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। तो हमारे अपने खुद के आंकड़े भी ये दिखाते हैं कि फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन की हमारी स्थिति उतनी बेहतर नहीं है जितना एक शाइनिंग, मतलब जो सो कॉल्ड शाइनिंग इकोनॉमी में ऐसा लगता है। तो हमें हमारे जो सच्चाई है, जो इन आंकड़ों के, मतलब अर्थव्यवस्था के ये आंकड़े हैं, मैं ये एक अर्थशास्त्री का काम है कि वो बताएं कि उन आंकड़ों का क्या स्थिति है, उसका ज्यादा विश्लेषण करें। लेकिन एक सामाजिक रिसर्चर के नाते, एक सामाजिक विषयों के अध्ययन के समझने वाले के नाते, जो ये सामाजिक हमारे आंकड़े हैं, सामाजिक विकास के और मानव विकास के जो ये आंकड़े हैं, पोषण से संबंधित, पानी का पहुंच सब तक सबके स्वास्थ्य जरूरतें पूरी हो रही कि नहीं, इनको भी देखना बहुत जरूरी है। और हम अगर किसी एक को ही देखेंगे खाली अर्थव्यवस्था के आंकड़े को, तो हमारी अर्थव्यवस्था, मान लीजिए कुछ हमारी सबसे बड़ी कंपनियां, सबसे अमीर लोग बहुत ज्यादा अगर अच्छा कमा रहे हैं, तो हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ जाएगी। तो लेकिन उससे कोई जरूरी नहीं है कि जो हमारे खेत खलिहानों, गांवों में जो गरीब लोग हैं, जो खेती से जुड़े हुए हैं, खेती पे निर्भर हैं, उन लोगों की भी आय उसी अनुपात में बढ़ी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हमें दोनों चीजों को देख के चलना है। हमारे एक, ठीक है, हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से तरक्की कर रही है, कोविड के बाद से जो दुनिया के कुछ देश जिनकी अर्थव्यवस्था तेजी से तरक्की कर रही है उसमें भारत है, लेकिन हमारी असमानता भी ज्यादा है दूसरों से,
कि हमारे यहाँ अमीर और गरीब के बीच में अंतर भी ज्यादा है, ये भी फैक्ट है। तो इसलिए ये बातें कोई बहुत दोनों बातें कोई बहुत ज्यादा विरोधाभासी नहीं है। आपने जो बताया उससे यह समझ में आया कि इकोनॉमी का आकार बड़ा होना कोई उपलब्धि की बात नहीं है। हम तुलना कर रहे हैं हमसे छोटे छोटे देश जिनकी आबादी बहुत कम है, उनकी इकोनॉमी का आकार हमसे बहुत बड़ा है, और या जितने बराबर भी हमारी है तो, आबादी लेकिन की लोग कम है। आबादी है, उतना हमें हमारे इकोनॉमिक आकार में भी बड़ा होना चाहिए, वो स्वाभाविक है। और दूसरी बात यह कि उससे महत्वपूर्ण चीज ये है, इससे आकार इकोनॉमिक आकार से फर्क नहीं पड़ता है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके अंदर हम शायद बहुत पीछे हैं, और वो प्रति व्यक्ति आय भी औसत है, उसके अंदर अमीर और गरीब की खाई भी कम होनी चाहिए कि गरीब आदमी की भी आय बढ़े। आप ये कहना चाहते हैं? जी। तो अगर ये स्थिति नहीं है जैसा कि रिपोर्ट बता रही है, और भरपेट खाना नहीं मिल पा रहा है, नहीं है, तो ये कितना चिंताजनक है देश की आबादी के लिए। स्वास्थ्य पे उस पर कितना असर पड़ेगा इसका? हाँ, ये मतलब चिंताजनक है। कुछ और जैसे ये जो बातें मैंने कही, कुछ और चीजों से भी हम इसको समझ सकते हैं। एक तो महंगाई हुआ, जैसे दूसरा है कभी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक देश में जो बचत का दर है, खासतौर से हाउस होल्ड सेविंग जिसको बोलते हैं, घरों में का जो बचत का दर है, उसका रेट कम हुआ है, और घरों का जो कर्ज का दर है वो बढ़ा है। तो ये आरबीआई की रिपोर्ट है जो अखबारों में अभी आया है कुछ ही दिनों पहले। तो ये जो मैं बोल रहा था कि लोगों के, या अगर आप देखें कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, मुझे आंकड़ा डेटा अभी मैं कोट नहीं कर पाऊंगा, ध्यान नहीं है, लेकिन अगर आप ये देखें कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी जो मिलता है प्रतिदिन का, वो नहीं बढ़ा है पिछले कई वर्षों में उस तेजी से, जिस तेजी से जिस तेजी से महंगाई बढ़ रही है। तो उसमें भी वो भी धीमी गति से बढ़ा है या कभी कभी स्थिर रह गया है। तो इन सब कारणों से ऐसा हो सकता है कि लोगों की खरीदने की क्षमता में कमी आई हो, और लोगों का खाद्य सुरक्षा और पोषण कमजोर पड़ गया हो। ये आंकड़े जो आंकड़े मैं बोल रहा हूँ, ये कोई विदेशी मतलब ये कोई वर्ल्ड बैंक के या इनके आंकड़े नहीं, ये तो एनएफएचएस अपना सर्वे है, और आरबीआई के आंकड़े, सेविंग वाले आंकड़े आरबीआई के हैं, और जो मजदूरी के आंकड़े हैं वो भी जो देश के सरकार के संबंधित जो विभाग हैं, जो संस्थाएं हैं उस पे आंकड़े इकट्ठा करती हैं, उनसे उनसे उनके हैं। तो ये हो सकता है कि लोगों के खरीदने की क्षमता में कमी आई हो, और वो रिफ्लेक्ट हो रहा है इस रिपोर्ट में। अब रही बात कि इसका प्रभाव, तो इसका प्रभाव तो सबसे ज्यादा देखिए बच्चों और महिलाओं पर पड़ता है, कि जब आपका फूड खाने की जो उपलब्धता कम रहेगी, तो उसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है परिवार के अंदर, वो बच्चे और महिलाओं पर पड़ता है। हमारे समाज की बनावट ऐसी है, स्ट्रक्चर ऐसा है। तो उससे फिर क्या होता है कि एक एक कमजोर बच्चे पैदा हुए, कमजोर बच्चे, पोषण उनको उतना नहीं मिला जितना मिलना चाहिए, फिर वो बड़े होते हैं, फिर हमारे यहाँ ये भी है कि कुछ हद तक चाइल्ड मैरिज भी है, तो कम उम्र में शादी हो गई, फिर उस कमजोर बच्ची की जो अभी पूरी तरह से विकसित बड़ी नहीं हुई है, वयस्क नहीं हुई है, उसकी उस पूरी तरह से व्यस्क नहीं हुई है, तो थोड़ी कम उम्र में शादी होने लगी है। पहले जितनी कम उम्र में अब शादी नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी सारी शादियां 18 के बाद होती हैं ऐसा नहीं कह सकते, दावा नहीं कर सकते हम लोग। तो फिर उनको कम उम्र में बच्चे होते हैं, तो फिर वो बच्चे कमजोर होते हैं। तो ये एक साइकिल सा चलता है जिसमें हमारी कुपोषण का एक दुष्चक्र सा बना रहता है। तो उसको उसको तोड़ने में इससे मुश्किल आती है। हालांकि सरकार के इस दिशा में प्रयास हैं, जैसे अनाज, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 है, उसके तहत जो सरकार अनाज उपलब्ध कराती है, और उस पे फिर उसमें फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कोविड के दौरान शुरू की गई, कि उसमें जो थोड़ा दर से पहले पहले उसके लिए थोड़ी कीमत ली जाती थी, उसको भी वो कीमत को भी सरकार नहीं ले और फ्री में उपलब्ध कराए। तो कुछ इस तरह के हमारे योजनाएं हैं जो एक तरह से फूड तक तो हमारा एक्सेस लोगों का हो जाता है, लेकिन उसमें भी दिक्कत है, क्योंकि वो 2011 के जनगणना पे अभी तक चल रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ये कहा है कि आप कंसिडर कीजिए कि इसको वर्तमान जनगणना के हिसाब से चलाइए, ताकि और ज्यादा लोग को इसका लाभ मिल सके। तो
मान लीजिए कि फूड तक, लेकिन वो फूड बाकी जो न्यूट्रिशियस चीजें हैं, सब्जियां हुई, अंडे हुए, दाल हुए, उनकी उन, उन, उन उनका भी होना हमारे खाने में जरूरी है। वो जब तक नहीं रहेगा, जो मांसाहारी लोग हैं, काफी अपने देश की ज्यादातर आबादी, मतलब प्रतिशत में देखेंगे जो एनएफएचएस का ही आंकड़ा है, तो प्रतिशत के रूप में काफी आबादी जो है वो नॉन वेजिटेरियन है। तो उनको जो उनके पसंद का खाना है, वो उनको एक सस्ते दर पे मतलब उसकी कमी रह जाती है। तो अब अभी एक रिपोर्ट आई है, एक स्टडी में आया है, जो अखबारों में अभी 2-4 दिन पहले ही कोट हुआ है, न्यूज आई है, कि जो हमारा जो मूल खाना है वो है क्या, जो जिसको बोलते हैं स्टेपल फूड, वो है धान, चावल और गेहूं। उनमें जो पोषक तत्व हैं वो कम होते जा रहे हैं। मतलब 1960 से अब उन्होंने 60 के दशक से अब के दशक का तुलना किया। तो कई सारी ये कारणे हैं, कई सारी ये चीजें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है कि भाई उनको फिर अगर वो कम हो रहे हैं उनके पोषक तत्व, पहले तो काफी नहीं थे, खाली आप चावल खा लेंगे भरपेट तो आपका पेट भर जाएगा, लेकिन वो आपको पूरे शरीर को पूरा पोषण नहीं मिलेगा। तो पहले तो खुद ही वो काफी थे ही नहीं, लेकिन अब उनका भी पोषक तत्व कम हो रहा है। तो हम हमारे लिए ये जो एडिशनल जो जो दाल सब्जी, अंडे मांस, ये मछलियां, ये जो हैं ये बहुत जरूरी है कि हमारे फूड में ऐड हों, और ये लोगों को खरीदना पड़ता है। कुछ स्टेट में, जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान में ये राशन किट शुरू हुआ था, अभी कुछ दिन पहले शुरू हुआ है। तो कुछ स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट थोड़ा तेल वगैरह, दाल वगैरह भी देते हैं एडिशनल, लेकिन वो लार्जली लोगों को खरीदना पड़ता है। जबकि अनाज का एक हिस्सा, अनाज ऐसे तो रिक्वायरमेंट लोगों को, एक व्यक्ति की, एक एक वयस्क व्यक्ति जो पूरी तरह से एक्टिव है, पूरा काम अपना कर रहा है, उसको महीने का अनाज जो है वो 5 किलो से कम 5 किलो कम पड़ता है उसके लिए। रिक्वायरमेंट उसका ज्यादा है, लेकिन चलिए 5 किलो उपलब्ध है एक व्यक्ति के लिए। लेकिन बाकी जो हमारे पोषक तत्व हैं, उनमें जो कमी रह जाती है उसको भी पूरा करने के लिए, उसको उसके लिए उसको अपने इनकम की जरूरत होती है परिवारों को, और उनके इनकम में महंगाई बढ़ने से, और इनकम के स्रोतों में कमी आने से, और बेरोजगारी बढ़ने से, क्योंकि हमने कोरोना के बाद से देखा है कि कोरोना के दौरान जो लोग लोग गांवों की तरफ लौटे, और गांवों में जाहिर है रोजगार कम है शहरों से, तो वहां पे वो जो भी ज्यादातर लोग जो कम कम जमीन में ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, इस तरह की परिस्थितियां होती हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे अपने आप को रिपोर्ट करते होंगे कि हम हमारे पास काम है, हम कर रहे हैं, लेकिन वो एक तरह से एक छुपी हुई बेरोजगारी भी होती है। तो कई सारी इसमें चीजें हैं। तो लेकिन हमें कोशिश ये करना है सरकार को और समाज को, कि इस दुष्चक्र को जो मैंने बताया, कि कमजोर माँ, फिर कमजोर बच्चे, फिर वही बच्चे बड़ी हो रही हैं, उनकी कमजोर ही हैं, तो शादी जब हुई, भले वो 16, 17, 18, 20 साल की हैं, तभी शादी का यही एवरेज एज है अपने यहाँ। और उसके बाद अब वो कमजोर शरीर से ही बच्चा पैदा हुआ, फिर वो कमजोर होता है। तो ये दुष्चक्र को तोड़ने के लिए ये जरूरी है कि ये फूड में एडिशनल चीजें लोगों के आए। ये जो आपने बात बताई, वो इस रिपोर्ट में एक पार्ट वो भी है, और मैं अपने दर्शकों को वो बात भी बता देता हूँ। रिपोर्ट कहती है कि 2022 के अंदर बच्चों में वेस्टिंग के मामले की दर सबसे ज्यादा रही है। वेस्टिंग का हम्म। मतलब है लंबाई के मुकाबले वजन कम होना, जिसे हम शायद बीएमआई भी कहते हैं, कि जितनी हाइट है उसके मुकाबले वजन भी होना चाहिए। तो वो कम वजन होने के मामले देश में सबसे ज्यादा हैं, और 5 साल से कम उम्र के 2 करोड़ 10 लाख बच्चे हम्म। इस तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं भारत के अंदर। एक बड़ा आंकड़ा है। और असर क्या हम्म। होता है दूसरा, जो पौष्टिक खाना नहीं मिल पाता है, तो दक्षिण एशिया में जन्म के समय सबसे कम वजन के जो मामले हैं, वो सबसे ज्यादा मामले भारत के अंदर हैं, और 27.4% मामले भारत में है। यानी स्थिति हम्म। वाकई में चिंताजनक है। और निसार जी ने हम्म। जैसा हमें एक पूरा चक्र बताया, उससे काफी कुछ समझ में आता है कि हालत क्यों बन रहे हैं और उसका क्या नतीजा निकल रहा है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद निसार जी। और आगे भी हम जी, कभी इस तरह के मामले होंगे तो आपसे बात करके उसको समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवीन जी। तो ये वो रिपोर्ट है जो बता रही है कि लोगों के पास, देश के अंदर 100 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास ढंग का खाना, जो उनके शरीर की स्वास्थ्य की जरूरत है, पौष्टिक खाना, वो खरीदने के पैसे नहीं है।
वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, सेविंग उनकी खत्म हो रही है, सेविंग लगातार घट रही है और कर्ज लगातार बढ़ रहा है। ये देश की असली हालत है। उन हालातों से विपरीत है जिस तरह की बातें आप सुनने को मिलते हैं कि इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और ये हो रहा है। बजाय नेताओं की बातों में आने के या इस तरह की रिपोर्ट की बजाय हकीकत क्या है वो इससे पता चलती है। हम आगे भी कोशिश करेंगे अपने दर्शकों को कि देश के क्या हालात है, लोग किस हालत में जीवन जी रहे हैं, इस तरह की अलग अलग रिपोर्ट लाकर आपके सामने रख सकें। तो इस वीडियो में इतना ही। अंत में फिर यही आपसे कहना है कि 4PM राजस्थान को ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लिंक को शेयर भी करें ताकि लोग समझ सकें कि देश में वाकई हालत कैसे हैं। नमस्कार।